प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th का बायोलॉजी जो हम सब्जेक्टिव गैस क्वेश्चन को शुरू किए हैं उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 10 क्वेश्चन को समझा था और आज हम 11 प्रश्नों से इसको देखने वाले हैं। ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मेरा पहला प्रश्न है 11वां, वह है श्वसन एवं दहन में अंतर बताइए। उत्तर आपके सामने है कि श्वसन एवं दहन में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिखा हुआ है श्वसन और दूसरे तरफ लिखा हुआ है दहन। देखिए, श्वसन जो है ये एक जैव रासायनिक क्रिया है, जबकि दहन यह अजैविक क्रिया है। अगर श्वसन की बात की जाए तो इसमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है, जबकि दहन में इसमें पदार्थों का तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। श्वसन की जो क्रिया होती है इसमें निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में संचित रहती है, जबकि दहन की क्रिया में ऊर्जा प्रकाश एवं ताप के रूप में निकलती है। चलिए इसके बाद इसका चौथा जो बातें हैं वह है कि श्वसन जो है एक नियंत्रित क्रिया है तथा कम ताप पर होती है, जबकि दहन यह एक अनियमित क्रिया है जो उच्च ताप पर रहती है। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि रक्त क्या है। मनुष्य में श्वेत रक्त कणों की संख्या लिखें। देखिए, रक्त जो है, रक्त तरल है। रक्त क्या है? तरल है, सरल और संयोजी उत्तक है। रक्त जो है तरल, सरल, संयोजी उत्तक है। और इसी में प्रश्न और था कि मनुष्य में श्वेत रक्त कणों की संख्या लिखें। तो देखिए, मनुष्य में जो श्वेत रक्त कणों की जो संख्या होती है वो 5000 से 10,000 के बीच प्रति घन मिली होती है। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में, देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए। मृतपोषी को परिभाषित करना है यहाँ, परजीवी को प्रकाश संश्लेषण और थाइलेकोइडस। तो सबसे पहले हम लोग मृतपोषी को जानते हैं कि मृतपोषी क्या है, इसकी परिभाषा को समझते हैं। देखिए, मृतपोषी ये जो जीव हैं जो अपना भोजन मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उसे मृतपोषी जीव कहलाते हैं, है ना। ये अगर इसका उदाहरण अगर समझें तो जैसे फफूंद, इसको कवक भी कहा जाता है, खमीर, मशरूम एवं जीवाणु आदि। फिर दूसरा है परजीवी। अगर परजीवी की परिभाषा समझें तो वैसे जीव जो अपने भोजन एवं आवास के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। अगर उदाहरण के लिए समझें तो अमरवेल, एस्केरिस, गोलकृमि, जूं आदि। चलिए अब प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा को समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो है, चलिए अब प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा को समझते हैं कि वह उपचयक क्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है अंग्रेजी में, इसकी उपस्थिति में
हरे पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस उत्पाद के रूप में बाहर निकालती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब अगला परिभाषा जानते हैं, थाइलेकोइडस। देखिए, स्टोमाटा के अंदर कुछ पटलिकाएं छोटी छोटी इकाइयों के रूप में एक के ऊपर एक समूह में स्थित होती है। इन समूहों को ग्रेना कहते हैं, जबकि ग्रेना की इकाइयाँ थाइलेकोइडस कहलाती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कि निम्नलिखित जंतुओं के श्वसन अंगों के नाम बताइए। देखिए काफ़ी बार ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ली जाती है कि मछली का श्वसन अंग क्या है, निम्नलिखित में ऑप्शन आपके सामने रहता है। मच्छर का श्वसन अंग, केंचुए, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि इन सारी चीज़ों का श्वसन अंग पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर मछली, मच्छर, केंचुआ, कुत्ता, मनुष्य इन पांचों का श्वसन अंग पूछ रहा है। एक तरफ जंतु के नाम लिखे हुए हैं जो आपके प्रश्न में दिए हुए हैं, मछली का श्वसन अंग, और एक तरफ लिखा हुआ है श्वसन अंगों के नाम। तो चलिए देखिए, मछली का श्वसन अंग जो है गलफड़े हैं, जिसको कि अंग्रेजी में गिल्स भी कहा जाता है। मच्छर का श्वसन अंग श्वास नाल है, जिसको अंग्रेजी में ट्रेकिया कहा जाता है। केंचुआ का श्वसन अंग त्वचा है, और कुत्ता का फेफड़ा, मनुष्य का भी फेफड़ा, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वयंपोषी तथा विषमपोषी में अंतर बताइए। देखिए, स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर पूछ रहा है। तो स्वयंपोषी और विषमपोषी को परपोषी भी कहा जाता है। तो आपके सामने एक तरफ लिखा हुआ है स्वयंपोषी और दूसरी तरफ है विषमपोषी, दूसरी तरफ विषमपोषी है। तो चलिए सबसे पहले हम स्वयंपोषी को समझते हैं कि वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सरल कार्बनिक यौगिक से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर अपना भोजन स्वयं पोषण करते हैं, स्वयंपोषी जीव कहलाते हैं। अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तो सभी हरे पौधे, युगलिना, ये सभी क्या हैं, स्वयंपोषी है। अगर विषमपोषी की बात कही जाए तो वे जीव जो कार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा को अपने भोज्य पदार्थों के रूप में अन्य जीवित या मृत पौधों या जंतुओं से ग्रहण करते हैं, विषमपोषी जीव कहलाते हैं। अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तो उदाहरण में देखिए, युगलिना को छोड़कर, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ रहा था, ये युगलिना क्या है, ये स्वयंपोषी है। तो इनको छोड़कर सभी जंतु क्या है, विषमपोषी है। साथ ही अमरबेल, जीवाणु, कवक, जिसको फफूंद भी कहा जाता है, ये सभी क्या है, विषमपोषी है। अब चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, अथवा मनुष्य के अमाशय में जो HCl अम्ल स्रावित होता है वह कैसे कार्य करता है। चलिए जानते हैं। अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। यह अम्लीय माध्यम तौर करता है
जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है और यह भोजन को सड़ने से रोकता है। यह भोजन के साथ आए अणुओं को नष्ट कर देता है। साथ ही भोजन में उपस्थित सीए को कोमल बनाता है और साथ ही यह पाइलोरिक छिद्र के खुलने और बंद होने पर नियंत्रण रखता है। यह निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय अवस्था में लाता है। चलिए अब अगला प्रश्न है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। देखिए उत्तर आपके सामने लिखा हुआ है। फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। देखिए यहाँ पे श्वसन को लेकर के चर्चाएं हो रही है कि जो जलीय जीव है उसकी अपेक्षा जो स्थल पर रहने वाले जीव हैं वो किस प्रकार अपना जो है किस प्रकार लाभप्रद है। तो दोनों के विषय में हमको ये यहाँ पे बताना है कि किस प्रकार लाभप्रद है, किसके अपेक्षा, तो जलीय जीव की अपेक्षा। तो देखिए जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का श्वसन में उपयोग करते हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से बहुत कम है। देखिए जल में जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है, जो जलों में जो ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई रहती है वो वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन होती है उससे बहुत कम है। इसीलिए जलीय जीवों के श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक तेज होती है और इसलिए जलीय जीवों की जो श्वसन का जो दर है वो स्थलीय जीवों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक तेज होती है। अब मछलियाँ अपने मुंह के द्वारा जल लेती है और बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है। वहाँ जल में घुली हुई ऑक्सीजन को रुधिर प्राप्त कर लेता है। तो इसी के साथ ये जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम, इसके अंतर्गत जितने भी आपके आगामी परीक्षा के लिए जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न थे वेरी इम्पोर्टेंट, उन प्रश्नों को हमने 2 पार्ट में देखा। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 था। तो अब हम नेक्स्ट अध्याय को फिर शुरू करेंगे सब्जेक्टिव वीडियो के लिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितना हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि और भी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। और वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।